नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। आज है गुरुवार, यानी कि हमारे हेलो किसान में है पशुपालन का दिन। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में पशुपालन से जुड़े विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले जानकारी देते हैं आज हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। विषय रहेंगे पशुओं में ब्रुसेला का टीकाकरण और साथ ही हम आपको बताएंगे दुधारू पशुओं के प्रमुख रोग एवं उनके बचाव के बारे में। अहम विषय है किस तरह से अपने पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकते हैं, इसके बारे में आज विस्तृत चर्चा होगी। कोई सवाल है आपके मन में, कोई समस्या का सामना आप कर रहे हैं तो झटपट अपना फोन उठाइए। हमारे टोल फ्री नंबर आप डायल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप कार्यक्रम के दौरान 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं जिनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे हमारे विशेषज्ञ। आइए परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर संजीत कुमार शर्मा। बता दें आपको, ये पशु चिकित्सा अधिकारी हैं पशुपालन विभाग नई दिल्ली में। डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर विपुल ठाकुर। बता दें ये सहायक प्राध्यापक हैं पशु औषधीय विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में। डॉक्टर ठाकुर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम में। तो किसान भाइयों बहनों, जानकारी दे दी है हमने आपको कि किन विषयों पर आज हमारे कार्यक्रम में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अब आपको बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है, अपना फोन उठाइए, टोल फ्री नंबर डायल कीजिए। टीवी स्क्रीन पर समय समय पर हम फ्लैश भी कर रहे हैं जिससे आप देख करके जल्दी से डायल कर लें। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखें, जब भी आप हमें फोन करें तो नेटवर्क एरिया में आकर फोन करें और साथ ही अपने टीवी की आवाज कम कर दें, क्योंकि टीवी की आवाज ज्यादा आती है, हम आपकी आवाज नहीं सुन पाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने फोन यहां पर ट्राई कीजिए। फिलहाल हम यहां पर हमारी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा, जब हम बात करते हैं पशुओं में टीकाकरण की, जैसे ब्रुसेलोसिस पे आज हम बात करने वाले हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन टीकाकरण का महत्व क्या होता है हमारे पशुओं में, इसके बारे में बताएं। टीकाकरण सबसे इम्पोर्टेंट इसका फायदा ये है कि यह पशुओं के अंदर उस रोग का बचाव करता है जी। और इसका जो टीकाकरण है, भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 2019 में NADCP प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसके तहत FMD एवं ब्रुसेलोसिस का टीकाकरण किया जाना है जी। यह कार्यक्रम लगभग 5 वर्ष के लिए प्रोजेक्ट किया गया है, जिसमें 2025 तक FMD को हमें कंट्रोल करना है, 2030 तक हमें इसको बिल्कुल इरेडिकेट कर देना है जी। बिल्कुल। इसके अलावा जो दूसरा है कंपोनेंट इसमें ब्रुसेलोसिस हमारे लिए इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि ब्रुसेलोसिस जो बीमारी है ये जूनोटिक डिजीज है, जो पशुओं से मनुष्यों तक पहुंच सकती है। तो इसमें क्या होता है कि काफ वैक्सीनेशन होता है। काफ वैक्सीनेशन होता है 4 से 8 महीने के फीमेल का केवल फीमेल काफ जो हमारी बछड़ी होती है या कटड़ी होती हैं जी। इसमें केवल 4 से 8 महीने की बच्चियां और कटिया का टीकाकरण कराया जाएगा। इसके साथ में टैगिंग भी की जाती है और टैग नंबर दिया जाएगा, उस ओनर का नाम एंट्री की जाएगी और पूरी डिटेल्स, उसकी आधार नंबर, फोन नंबर रिकॉर्ड किया जाता है। और इसके बाद भारत सरकार ने एक पोर्टल बनाया है इनाफ का जी। बिल्कुल, पोर्टल के बारे में आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी जो बच्चियां हैं, हमारी जो कटिया है, उनका टीकाकरण सही समय रहते करवा लें, वरना ये बीमारी खतरनाक साबित हो सकती है और केवल पशुओं के लिए ही नहीं बल्कि हम मनुष्यों को भी इसका संक्रमण हो सकता है। ऐसे में बचाव का एक ही तरीका है कि हम टीकाकरण सही समय रहते करवा लें। क्या प्रक्रिया रहती है, किस तरह से हमारे पशुपालक यहां पर रुक कर सकते हैं पशु चिकित्सालयों का, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है हमारी, आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। संक्रामक और असंक्रामक रोग पशुधन की स्वास्थ्य एवं उत्पादकता को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले कारक है। ये रोग विभिन्न प्रकार के जीवाणु, विषाणु, कवक या परजीवियों से उत्पन्न एवं प्रसारित होते हैं। संक्रामक रोग बहुत ही घातक होते हैं, जिनसे एक ही समय में बहुत बड़ा पशुधन घनत्व प्रभावित हो सकता है। संक्रामक रोगों से पशुपालकों को अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि इनके कारण कई बार पशु की 2-3 दिन में ही मृत्यु हो जाती है। खुरपका, मुंहपका, गलघोटू, ब्रुसेलोसिस, ब्लैक क्वार्टर और एंथ्रेक्स पशुओं में होने वाले कुछ प्रमुख संक्रामक रोग हैं। इन संक्रामक रोगों में से कुछ बीमारियों से बचाव के लिए टीके उपलब्ध है। उचित समय पर पशुओं का टीकाकरण करा देने से कई रोगों से पशुओं को बचाया जा सकता है।
आज हम बात कर रहे हैं ब्रुसेलोसिस की। ब्रुसेला महामारी पशुओं में एक खतरनाक पशुजन्य रोग है। ब्रुसेला महामारी पशुओं में गर्भकाल के अंतिम तिमाही में गर्भपात करता है। ये महामारी न सिर्फ पशुओं में बल्कि पशुओं से इंसानों में भी आसानी से फैल जाती है। पशुओं में ये संक्रमण एक बार होने पर उम्र भर बना रहता है। इस रोग के वैक्सीन के लिए 4 से 8 महीने की उम्र की मादा गाय या भैंस को ब्रुसेला वैक्सीन लगाई जाती है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुओं में ब्रुसेला रोग से बचाने के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन के बारे में पशुपालकों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे अपने पशुओं को इस बीमारी से बचा सके। टीकाकरण करवाते समय कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। केवल स्वस्थ पशुओं का टीकाकरण ही कराएं। पशु अगर बीमार हो तो टीका लगवाने से बचे। टीका निर्माताओं के लिखे गए निर्देशों और खुराक का कड़ाई से पालन करें। टीकाकरण के 2-3 सप्ताह पहले पशुओं को कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। ये पशुओं में बेहतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा संभावित रोग प्रकोप के 1 माह पूर्व टीकाकरण कराना चाहिए। तो देखिए आपने अभी एक खास रिपोर्ट। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर ठाकुर का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर ठाकुर, दुधारू पशुओं की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। जैसे डॉक्टर शर्मा ने भी जिक्र किया, FMD है, खुरपका मुंहपका है, ब्रुसेलोसिस है, और कौन कौन सी मुख्य बीमारियां हैं जो हमारे पशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, जिसका सीधा असर हमारे पशुपालकों की आमदनी पर पड़ता है। दीदी जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। पशुओं के जो मुख्य रोग हैं उनको 2 विभागों में विभाजित किया गया है। एक होता है संक्रामक रोग, जिसकी अभी हम बातें भी कर रहे थे, मुंह खुर का रोग, ब्रुसेलोसिस का रोग, ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक रोग, ब्लैक वाटर या लंगड़ी बुखार रोग, या परजीवियों से होने वाले रोग, या कवक से होने या फंगस से होने वाले रोग। और दूसरे होते हैं असंक्रामक रोग, जिनको हम प्रोडक्शन डिजीज यानी कि खान पान की कमी से, मिनरल मिक्सचर की कमी से होने वाले रोग होते हैं। इसमें जो संक्रामक रोग हैं वो बहुत तेजी से एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं जी। और ये बहुत ही ज्यादा घातक होते हैं। जो असंक्रामक रोग हैं, जो कि न्यूट्रिशन की कमी से यानी कि खनिज तत्वों की कमी से, या खान पान में उचित मात्रा में उसको खनिज तत्व या प्रोटीन आदि नहीं मिल रहा है, उनको वो एक दुखे पशु में होते हैं, यानी कि जिसमें उसकी कमी हो रही होगी वो सिर्फ उसी में होंगे। और खान को उचित रखरखाव के द्वारा खनिज मिश्रण आदि को, खान पान को ठीक से देके उसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जो हमारे संक्रामक रोग होते हैं ये बहुत तेजी से एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं, तो इनके लिए हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होती है और ये बहुत अत्यधिक नुकसान पशुओं को पहुंचाते हैं जी। उनके स्वास्थ्य को तो यहाँ पर नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि पशुपालकों को भी यहाँ पर काफी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में तो देखिए बहुत जरूरी हो जाता है हमारे पशुपालकों के लिए कि वो सावधानियां जरूर बरतें, और सावधानियां तभी बरतेंगे जब उनके पास जानकारी होगी कि इस तरह के रोग हैं हमारे पशुओं को प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। यही हम कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं, आपको जागरूक कर रहे हैं। जल्दी से आप अपना फोन उठाइए, आप हमें कॉल कीजिए, अपने सवाल पूछिए, किस तरह की जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं हमसे पूछिए, हम जवाब देंगे आपका। लेकिन अभी आपको दिखा देते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ साथ पशुपालन का विशेष महत्व है। सकल घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन का 28 से 30% का योगदान सराहनीय है, जिसमें दुग्ध एक ऐसा उत्पाद है जिसका योगदान सर्वाधिक है। ऐसे में हमारे देश के पशुपालकों की भूमिका बढ़ जाती है। दुधारू पशुओं की देखभाल और उनके उचित रखरखाव बेहद जरूरी है। दुधारू पशुओं में कई कारणों से बहुत सी बीमारियां होती है। सूक्ष्म विषाणु, जीवाणु, फफूंदी, परजीवी, प्रोटोजोआ, कुपोषण तथा मेटाबॉलिज्म क्रिया में विकार दुधारू पशुओं में होने वाले प्रमुख कारणों में है। इन बीमारियों में बहुत सी जानलेवा बीमारियां हैं और कई बीमारियां पशुओं के उत्पादन पर कुप्रभाव डालती है। कुछ बीमारियां एक पशु से दूसरे पशु को लग जाती है, जैसे मुंह व खुर की बीमारी, गलघोटू, छूतदार रोग। कुछ बीमारियां पशुओं से मनुष्यों में भी आ जाती है, जैसे रेबीज, क्षय रोग आदि, जिन्हें जूनोटिक रोग कहते हैं। ऐसे में पशुपालकों को प्रमुख बीमारियों के बारे में जानकारी रखना आवश्यक है, ताकि वो उचित समय पर उचित कदम उठाकर अपना आर्थिक हानि से बचाव तथा मानव स्वास्थ्य की रक्षा में भी सहयोग कर सके।
पशुओं में मुंह व खुर की बीमारी, नम वातावरण, पशुओं में अंदरूनी कमजोरी, पशुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन तथा नजदीकी क्षेत्र में रोग का प्रकोप इस बीमारी को फैलाने में सहायक कारक है। इस रोग से ग्रस्त पशु को बुखार हो जाता है, वो खाना पीना व जुगाली करना बंद कर देता है, मुंह से लार बहने लगती है, जिसकी वजह से दूध का उत्पादन गिर जाता है। इस बीमारी से बचाव के लिए पशुओं को पशु चिकित्सक की सलाह पर टीका लगवाना चाहिए। बीमारी हो जाने पर रोगग्रस्त पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए। बीमार पशुओं की देखभाल करने वाले व्यक्ति को भी स्वस्थ पशुओं के बाड़े से दूर रहना चाहिए। बीमार पशुओं के आवागमन पर रोक लगा देनी चाहिए। इसके अलावा पशुशाला को साफ सुथरा रखना चाहिए। पशु प्लेग रोग भी एक छूतदार रोग है जो कि जुगाली करने वाले लगभग सभी पशुओं को होता है। इनमें पशु को दस्त लग जाते हैं। ये रोग स्वस्थ पशु को रोगी पशु के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। तो अभी आपने एक अहम रिपोर्ट देखी है जिसके जरिए बहुत सारी बीमारियों के बारे में आपने जानकारी हासिल की है। इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से, उत्तर प्रदेश। सर मैं जानना ये चाहता हूँ पशुओं में जो प्रमुख रोग होते हैं, जैसे गला घोंटू है, आपका पुकना पुकनी रोग हो गया, खुर पका मुंह पका रोग हो गया, लंगड़ा लिंगड़ी रोग, बिसाहारी रोग हो गया, सर्रा रोग है, थनैला रोग है। इसके अलावा जो परजीवी रोग होते हैं, खिलनी हो गए, पेट के अंदर कीड़े हो गए, इसे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दूसरी जगह ये 2-4 रोग साथ ही आ गए तो साथ में इलाज करना चाहिए कि रुक करके करना चाहिए? इसके लिए हमें क्या सलाह देंगे? जी बिल्कुल, तो पहचान कैसे हो और अगर एक साथ 2-3 बीमारियां हो गई हैं तो किस तरह से यहाँ पर इनका उपचार किया जा सकता है? डॉक्टर ठाकुर, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे कॉलर को? ये हमारे बहुत ही जानकार कॉलर ने ज्वाइन किया है हमें, और मैं बहुत ही इनका प्रशंसा करना चाहूंगा कि इन्होंने पशुपालन के बारे में काफी जानकारी इकट्ठी भी कर रखी है। जी, ज्यादातर सारे संक्रामक रोग जिस तरह से बता रहे हैं कि एक साथ नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन खुर का रोग और गला घोंटू रोग बरसात के मौसम में होते हैं, तो ये देखने को एक साथ मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बचाव इनका, इसीलिए इनका बचाव बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इन दोनों ही रोगों के लिए, जो कि मुंह खुर रोग है, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत FMD यानी कि मुंह खुर रोग और ब्रुसेल्ला रोग के लिए तो देश भर में मुफ्त टीकाकरण का स्कीम जारी, और दूसरा गला घोंटू रोग के लिए भी जो भी राज्य के जो भी पशु चिकित्सा विभाग हैं वो भी समय हर 6 महीने पे टीकाकरण पूरा एक कार्यक्रम बना के करते हैं। तो इन दोनों रोगों से बचने के लिए सबसे पहले तो टीकाकरण जरूरी है, जो कि 6 महीने की आयु के बाद पशु में किया जा सकता है और हर 6 महीने पे रिपीट किया जाता है। अगर कोई प्राइवेट में भी लगवाना चाहता है तो हमारे मुंह खुर रोग, गला घोंटू यानी कि FMD, गला घोंटू रोग यानी कि हेमरेजिक सेप्टिसीमिया HS और ब्लैक क्वार्टर रोग के लिए भी कुछ कंपनियां ऐसी वैक्सीन बनाती हैं जो तीनों रोगों के से बचाव का कार्य करती हैं। फिर भी यदि अगर ये रोग आ जाता है तो जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि जो बीमार पशु हैं उनको आप अलग कर दें, जो उनका रखरखाव करने वाला पशुपालक है वो भी अलग जूते वगैरह पहन के दूसरी पशुशाला में जाए, और जिस क्षेत्र में बीमारी फैली हुई है उस क्षेत्र से ना तो आप जानवर खरीदें और ध्यान से रखें, और जब भी आप अपनी पशुशाला में नए जानवर लेकर आए तो हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि कुछ समय के लिए उस जानवर को हम अलग रखें, कम से कम 15 दिन के लिए, कि यदि उसमें कुछ इस प्रकार का संक्रामक रोग पहले से ही उपस्थित होगा तो वो अन्य पशुओं को ना हो। जी बिल्कुल, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। क्वारंटाइन पीरियड कहते हैं, आज कोरोना के दौर में क्वारंटाइन पीरियड सभी लोग समझने लगे हैं। दूसरा इन्होंने बात की सरा रोग की, ये सब हीमोप्रोटोजोन से होने वाले रोग हैं, और इन ये किल्ली, मच्छर, इन आदि, जैसे मलेरिया हम लोगों में होता है, डेंगू होता है हम लोगों में, तो ये भी मच्छर और मक्खी द्वारा या किल्लियों द्वारा फैलने वाले रोग हैं। तो इनसे बचने के लिए जो रक्त परजीवी हैं, इनसे बचने के लिए ये देखना जरूरी है कि पशुओं में किल्ली आदि ना हो, उनको मच्छर आदि से बचाया जाए। तो और अधिकतर रोगों को, बाकी के रोगों को उचित रखरखाव और उचित खान-पान से, जैसा कि उचित रखरखाव और उचित खान-पान, और साथ ही जो इनका आवास है उसको भी साफ सुथरा रखने की यहाँ पर जरूरत है। आप जो पानी दे रहे हैं वो भी समय समय पर बदलते रहें। ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतने की जरूरत होती है। तो देखिएगा, निश्चित तौर पर आप अपनी पशुओं को इन बीमारियों से बचा पाएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान से, शंकर जी। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या है आपका सवाल? सर मैडम, हमारे बकरी के मुंह पर कुछ सांप वगैरह काट गया था, तो उससे उसके 4-5 दिन तक सूजन रहा, और सूजन के बाद उसके मुंह पका हो गया, पूरा मुंह पक गया था मुंह। जी हेलो।
तो मुंह पकने के बाद उसके मतलब हमने कुछ डॉक्टर को भी दिखाया, उसने स्प्रे क्रीम वगैरह दी, टेबलेट वगैरह दी थी, तो उसके पूरा मुंह तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसके वो सांस लेने में प्रॉब्लम, वो नाक बंद हो गए बिल्कुल, और वो ठीक नहीं हो रहा मैडम मुंह। जी डॉक्टर शर्मा क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो उसकी जो चेहरे पे जो सोजन है जिससे सांप ने काटा था, उससे इन्फ्लेमेशन हो गया है। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से सोजन आ जाती है, पूरी रेडनेस होगा और वो बिल्कुल गर्म होता है जी। तो इसके लिए कोल्ड पैक लगा सकते हैं, जैसे वो क्रीम वगैरह कुछ ना कुछ स्प्रे यूज कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक का कोर्स 5 दिन का देना आवश्यक है। तो मेरा ये कहना है कि जो नजदीकी पशु चिकित्सालय उससे संपर्क करके जो उसके लिए उसकी कंडीशन देखते हुए उसकी एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है उसको देंगे तो उसमें आराम मिल जाएगा। तो जैसे वो कह रहे हैं कि नाक बंद हो गई है, वो बेसिकली स्वेलिंग की वजह से है। जी, तो वो सूजन जो हुई है इन्फ्लेमेशन उसकी वजह से ये समस्या हो रही है। अगर उस पर उचित दवाई लगाई जाएगी, जैसे विशेषज्ञ वहां कर अगर देखने के बाद बताएंगे, तो ये समस्या बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो आप बिल्कुल भी समय ना गवाइए, एक बार फिर से पशु चिकित्सक का यहाँ पर रुख कीजिए और उनको पूरी समस्या बताइए। निश्चित तौर पर समाधान आपको यहाँ पर मिल पाएगा। हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है कि क्या प्रक्रिया आपको अपनानी है। बिल्कुल ऐसे ही सवालों के जवाब आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं पशुओं में ब्रुसेला का टीकाकरण और साथ ही दुधारू पशुओं में प्रमुख रोग और उनके बचाव के बारे में। आपके पास कोई सवाल है, जल्दी से आप अपना फोन उठा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं टोल फ्री नंबर, आप इन पर कॉल कीजिए और जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवाल सुनकर उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वक्त भी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ राजेश जी फोन लाइन पर हैं। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम, मैं पशुओं में टीकाकरण के बारे में जानकारी चाहता हूँ। क्या जानकारी लेना चाहते हैं? किस प्रकार से मैम लोग करवाए जा सकते हैं? मैम किस तरह से आप पशुओं में टीकाकरण करवा सकते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है? डॉक्टर शर्मा क्या कहेंगे? बेसिकली आपको जो नजदीकी पशु चिकित्सालय है वहां पे जाके संपर्क करना पड़ेगा। अमूमन इस बार जो भारत सरकार का कार्यक्रम है जिसके तहत FMD, जिसको हम मुंह खुर रोग बोलते हैं, और ब्रुसेलोसिस रोग का, इसके लिए टीकाकरण घर घर जाके किया जाता है। लेकिन क्योंकि ब्रुसेलोसिस रोग जो है ये ह्यूमन में भी फैल सकता है, ये जूनोटिक होता है, तो अमूमन हम लोग कोशिश करते हैं कि जो गांव में एक जगह है, पर्टिकुलरली एक फिक्स स्थान है, उस स्थान पे सभी पशुपालकों को हम बता दें कि इस दिन हम ये टीम आएगी डिपार्टमेंट की तरफ से और वहां पे सब लोग इकट्ठे होके इसको टीकाकरण लगा लें। इसलिए आवश्यक है कि इसकी जो वैक्सीन है वो लाइव वैक्सीन है और जो भी स्टाफ जो इसको लगाएगा वो प्रॉपर गमबूट पहनेगा, एप्रन पहनेगा, ग्लव्स पहनेगा, गॉगल्स पहनेगा, मास्क पहनेगा, पूरी प्रोटेक्शन उसको अंदर आ सके। और दूसरी चीज क्या, इसका टीकाकरण 4 से 8 महीने पे कराना है। और ये इसकी एक सबसे खासियत ये है कि ये सिंगल वैक्सीन है, यानी कि लाइफ लॉन्ग। जो जिस बच्चे को 4 से 8 महीने में टीकाकरण हो गया उसको दोबारा वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी जो अगले 4 महीने के बाद आएगा, तो इसलिए भारत सरकार का जो कार्यक्रम है एवरी 4 मंथ ये होगा। हर 4 महीने पे ब्रुसेलोसिस का टीकाकरण किया जाएगा। जो भी इस रेंज में जो बच्चे होंगे 4 से 8 महीने के, उनके अंदर ये टीका लगाया जाएगा। जो बड़े पशु होते हैं, पशुपालकों को ये जानना जरूरी है ब्रुसेलोसिस की बीमारी है क्या,
इसके अंदर लक्षण क्या हैं? जी, इसके बारे में जानेंगे आपसे डॉक्टर शर्मा, लेकिन एक कॉलर और जुड़ गए हैं, उनकी समस्या का समाधान उन तक पहुंचा देते हैं, फिर ब्रुसेलोसिस पर विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। इस वक्त मध्य प्रदेश से गोविंद जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैम, ये जानना चाहता हूँ कि मेरी भैंस का जो है वो थन सूजा हुआ है, उसमें दूध कम निकलने लगा है। जो थन है वो सूजा हुआ है और दूध भी कम निकल रहा है। दूध कम भी निकल रहा है जी, तो डॉक्टर ठाकुर क्या कहेंगे, क्या हम इसे थनैला रोग के लक्षण मान सकते हैं? जी बिल्कुल, यदि थनों में सूजन आ रही है, दूध में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अचानक से आ जा रहा है, ज्यादा गाढ़ा दूध हो जा रहा है, ज्यादा पतला हो जा रहा है, या उसमें खून आने लग रहा है, तो ये थनैला रोग के निश्चित रूप से लक्षण है। तो सबसे पहले तो मैं सलाह दूंगा इनको कि पशु चिकित्सक के पास जाएं और जो दवाइयां इनके लिए देंगे लगभग 5 से 7 दिन का कोर्स होगा, जिसमें सूजन घटाने वाली दवाई और जो इन्फेक्शन जिसकी जो भी संक्रमण हुआ है जिसकी वजह से बीमारी हुई है, या कभी कभी चोट लगने से भी थनैला में सूजन आ जाती है, तो उसी प्रकार से वो जांच करके इसकी दवाई दे देंगे। यदि इनके आसपास दूध में एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी की कौन सी दवाई एंटीबायोटिक इसमें काम करेगी, वो टेस्ट की कोई लैब उपलब्ध है तो उस पे जाके ये दूध का सैंपल दे दें तो एक निश्चित दवाई इनको मिल जाएगी। साथ में मैंने सलाह देना चाहूंगा कि पक्के फर्श पे अपने पशु को ना बांधे, या उसके नीचे थनों के नीचे गद्दा डालें, या अगर गद्दा उपलब्ध ना हो तो घास या फूस डालें ताकि थनों पे दबाव कम से कम पड़े, और ठंडे पानी से सिकाई करें या बर्फ से थोड़ी उसकी सिकाई करें तो निश्चित रूप से थनैला रोग में इनको लाभ मिलेगा। जी, तो किस तरह के कदम आपको उठाने हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। हरियाणा रेवाड़ी से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सुनील जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल है क्योंकि मेरे पास में मेरे पास एक जर्सी गाय है मैडम। जी, जर्सी गाय है, क्या हुआ है उसे? मेरा सवाल है, आप अपनी टीवी पर ध्यान मत दीजिए, अपना सवाल हमसे पूछिए। उसको थनैला रोग है। उसे थनैला रोग हुआ है और आप चाहते हैं कि उसका क्या संभावित इलाज हो सकता है, बताएं। डॉक्टर ठाकुर, अभी आप थनैला के बारे में जिक्र कर रहे थे, आप एक बार फिर हमारे कॉलर को बताएं थनैला रोग के बारे में। बता रहे हैं, थनैला रोग है जो अधिक दूध देने वाली नस्लें होती हैं, जैसे भैंसों में मुर्रा हो गई और गायों में एचएफ और जर्सी गाय हो गई, जो कि अधिक दूध देते हैं, तो इनके थनों का साइज जो होता है वो बड़ा होता है। इनके आयन का साइज जो होता है, जिसे लेवटी कहते हैं हरियाणा में, उसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो जब पशु बैठता है तो उस पर हमेशा दबाव बना रहता है। दूसरा, दूध निकालने की विधि पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इलाज के साथ साथ लोग अक्सर क्या करते हैं कि अंगूठे को ऐसे दबाकर हम दूध निकालते हैं बंद मुट्ठी करके, हमें किंतु ऐसे अंगूठे के प्रेशर से दूध निकालना है, बंद मुट्ठी करके नहीं निकालना है, क्योंकि इस हड्डी से निश्चित रूप से उस पे थन पे बार बार एक ही जगह पे दबाव पड़ता रहा, थन में अंदरूनी चोट आ जाती है, जिससे लंबे समय के लिए थन में दूध कम होता जाता है, थनैला रोग हो जाता है। इसके अलावा बरसात का मौसम है तो संक्रमण अवश्य हुआ होगा, तो वो दूध की जांच करा के और उसका इलाज कराएं, सूजन वाली दवाइयां दें, फिटकरी दें, उससे करें और ठंडे पानी की सिकाई करें, उसके नीचे गद्दा डालें, तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, तो किस तरह से आपको लाभ मिल सकता है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, परमदेव जी, जान लेते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो, हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार परमदेव जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सवाल है सर, हमारी गाय जो है 7.5 महीने की गाभिन है, और जो वो 3 महीने की गाभिन थी तो उसका थन जो है, थन से अपने आप दूध आ रहा था, जैसे जरा सा भी कुछ भी लग जा रहा था, जैसे नोचा से जा रहे हैं कुछ चीज से, ऐसे और उसका दूध अपने आप निकलने लग रहा था जी। तो दवा डॉक्टर से दिखाया, ट्रीटमेंट किया तो दूध तो बंद हो गया, लेकिन उसका स्तर सर जैसे है वैसे पहले जैसा, मतलब उसको साइज होना चाहिए, 8वां महीना आने वाला है लेकिन थन उसका बढ़ नहीं रहा था। डॉक्टर शर्मा, क्या संभावना हो सकती है? अभी एक सवाल उनसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या अभी उसका दूध वो लोग निकाल रहे हैं या अभी ड्राई कर दिया है उन्होंने? ब्रह्मदेव जी, अभी भी आप दूध निकाल रहे हैं अपनी गाय से? नहीं सर, दूध नहीं, अभी वो बच्चिया गर्भित हुई है, दूध नहीं निकाला सर। जैसे वो 3 महीने की जब गाय जो बच्चिया जो गर्भित हुई है तो उसके दूध से अपने आप दूध निकलने लग रहा था, ऐसे निकलने लग रहा। उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर दवा दिए, ट्रीटमेंट हुआ, दूध निकलना बंद हो गया, लेकिन उसका थन जो है सर जैसे क्या वैसे बड़ा, उसका थन बढ़ नहीं रहा है, जो स्तन उसके मतलब समय के हिसाब से बढ़ना चाहिए वो स्तन बढ़ नहीं रहा सर। जी, बढ़वार सही से नहीं हो रही है। उसके लिए क्या होता है कि 2 जो मिनरल्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के कई इंजेक्शंस भी आते हैं, वो आप 3 दिन के अंतर पे लगवा सकते हैं। दूसरा इसके अंदर क्या है, 4 विटामिन हैं, विटामिन A, D3, E और H।
H जिसे हम बायोटिन विटामिन बोलते हैं। ये दवाई बहुत सारी कंपनियों की उपलब्ध होती है मार्केट में। तो ये दवाई आप 10 ml प्रतिदिन, दिन में एक बार इसका सेवन उसको पशु को करनी है। और ये जब तक वो ब्याएगी, चाहे उसको 15 दिन बचे हैं, 1 महीना बचा है, 1.5 महीना, जब तक ब्याएगी उसको 10 ml प्रतिदिन इसको लगातार देना है, जिससे कि उसकी पूरी जो ग्रोथ है और उस लेवल पे वो पहुंच जाएगा। बीच में कभी कभार एक बार उसका थोड़ा दूध निकाल के और देख लें कि अगर उसके अंदर कोई मवाद या पस या कोई भी दूध का जो टेक्सचर जैसे होता है वो उसमें कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। अगर उसके दूध बिल्कुल ठीक ठाक है, उसमें पानी जैसे होता है प्रेग्नेंट एनिमल में आता है, तब तो कोई चीज की दिक्कत नहीं। आपको विटामिन A, D3, EH का कॉम्बिनेशन वाली दवाई 10 ml प्रतिदिन देनी है। बिल्कुल। तो क्या करना है ब्रह्मदेव जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। और डॉक्टर शर्मा, ब्रुसेलोसिस के बारे में आप जानकारी दे रहे थे कि पहचान कैसे हो, क्यों होती है ये समस्या, क्या कहना चाहेंगे हमारे पशुपालकों को इस बारे में? ब्रुसेलोसिस बीमारी जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है और इसके 4 स्ट्रेन बेसिकली होते हैं। एक है ब्रुसेला मेलेटेंसिस, एबॉर्टस जी, और सुइस और ओविस। अब जो मेलेटेंसिस और एबॉर्टस जो है ये बहुत ही खतरनाक है। ये भी जिस भी पशु को हो जाता है उसके अंदर एबॉर्शन की जो है ना वो समस्या होती है। इसमें क्या होता है, 6 से 9 महीने के अंदर गाय भैंस में एबॉर्शन हो जाएगा जी, गर्भपात की समस्या हो जाएगी। जैसे ही गर्भपात होगा, अमूमन क्या करता है पशुपालक, जो उसका जेर वगैरह होता है, जो फीटल मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनको अपने इंटैक्ट स्किन से उसको हाथ से निकालने की कोशिश करते हैं, या अगर पशु ने अपने आप डाल भी दिया है तो उसको उठा करके बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा जो बच्चा है, बच्चे की सपोज गर्भपात हुआ है तो बच्चे की डेथ हो गई है, तो उसको भी उठा करके वो बाहर लेके जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि जब भी गर्भपात होता है 6 से 9 महीने के बीच में, तो उसको हम अपने इंटैक्ट हैंड से, अपने हाथों से उसको टच ना करें, कोई भी ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये किसी खरोंच से तो घुस ही सकता है अंदर अपने बॉडी के अंदर। इसके अलावा इंटैक्ट स्किन से भी ये प्रवेश कर सकता है। और इसके अंदर क्या, ह्यूमन में भी क्या होता है, जैसे आदमियों में बहुत तेज फीवर आता है, एकदम पसीना आएगा, हमेशा बेड गीला रहता है उसका जब भी सोता है पसीने की वजह से। इसके अंदर टेस्टिस जो है वो उसकी साइज बड़ा हो जाता है और आगे चल के जो है बहुत ही खतरनाक है। पशुओं में लगातार गर्भपात के अलावा मेल में भी इसके इसी तरह जो है जेनाइटल जो ऑर्गन्स हैं उनमें उनका जो है बढ़ जाता है और उनको दिक्कत आती है जी। यह पशु का रोग आदमियों में फैलता है, इसलिए हमें इसका खास ध्यान रखना है। और पशुपालकों में कई बार क्या होता है, गर्भपात हो गया उसको भूल जाते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उसकी मेम्ब्रेन्स जितनी भी हैं और जो काफ है उसको प्रॉपर तरह से उसको दफनाना चाहिए, प्रॉपर उसमें गड्ढा खोद करके नमक डाल करके उसको दबाना चाहिए और उनको अपने इंटैक्ट हाथों से टच नहीं करना चाहिए जी। तो जब भी आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो दस्ताने, ग्लव्स पहनकर ही आप ऐसा कुछ काम करें। देखिए, आपको अपनी सावधानी यहाँ पर बरतनी है, अपने पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और साथ ही अपना ध्यान भी रखना है। तो ये तमाम बातें हैं जो आप जरूर अपने जहन में रखिए जब भी आप इस तरह की कोई समस्या देख रहे हैं। तो इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से, साहिल जी, आइए जाने क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, नमस्कार जी, पूछिए अपना सवाल। जी, 2.5 साल की बच्चिया है जी, उसका आगे वाला पैर सूजा हुआ है। आगे वाला पैर सूजा हुआ है जी। तो कुछ समस्या हुई थी? जी नहीं, ऐसे मतलब कि अचानक में उसका पैर सूज गया है जी। डॉक्टर ठाकुर, क्या कहेंगे, क्या संभावना हो सकती है? आगे वाला पैर सूज गया है, 2.5 साल की बच्चिया है। दीदी जी, सबसे पहली संभावना तो ये है कि उसके पैर में निश्चित रूप से कोई ना कोई चलते हुए ठोकर खाई होगी उसने, या कोई उसको तेज डंडा आदि मार दिया हो। इन्होंने नहीं, इनके किसी पड़ोसी आदि ने मार दिया हो। पैर में सूजन आने का प्रमुख कारण ये होता है। कभी कभी फास्फोरस की कमी से भी, लेकिन वो सभी पैरों में सूजन आती है, तो फास्फोरस की कमी तो मैं नहीं मानूंगा। लेकिन ये आप उसमें सूजन घटाने वाली दवाइयां या स्प्रे, अगर घाव भी है तो स्प्रे आदि का यूज करें। और ये सूजन आसान, कितने दिन से इनकी सूजन है लगभग? जी बिल्कुल। तो सूजन ज्यादा दिन से है तो उसपे लेप भी काफी सारे आते हैं लगाने के लिए, जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल करें।
और एक बार जरा किसी नजदीकी अगर कोई इनके पास कॉलेज वगैरह है तो वहाँ एक्सरे करा लें उसका कि कभी हड्डी तो नहीं टूटी है। उस केस में भी ज्यादा दिन तक सूजन रहती है यदि हड्डी टूट जाती है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हड्डी टूटी होगी तो वो अपना पैर जमीन पर नहीं टिका रहा होगा, नहीं रख पाते। जी बिल्कुल। तो क्या संभावनाएं हो सकती हैं, किस तरह के आप यहाँ पर उपचार कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हमारे साथ विनीत जी फोन लाइन पर हैं। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम हमारा एक गाय है हमारे पास। जी एक गाय है आपके पास, क्या समस्या है? जी उसको गोबर पतला करती है, वो पिछले कई महीनों से गोबर पतला कर रही है और एक इंजेक्शन आता है सल्फाक्रिन नाम का। तो वो इंजेक्शन लगाने से 5 से 6 दिन के लिए वो सही हो जाती है, उसके बाद में फिर ऐसे ही करने लगती है। जी तो कुछ महीनों से पतले गोबर की समस्या है। डॉक्टर शर्मा क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे में? जी पतले गोबर की समस्या के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो पेट में कीड़े हो सकते हैं, तो उसके लिए मेरा उनसे ये अनुरोध रहेगा कि सबसे पहले कृमिनाशक दवा कोई भी इसको पिलाएं, एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल में से। इसके अलावा अगर फेनबेंडाजोल सेफ होता है, प्रेग्नेंट एनिमल्स में भी दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर जैसे उसको बार बार हो रहा है तो गोबर की अगर कोई नज़दीक में कोई भी लेबोरेटरी है तो गोबर की जाँच अगर करा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस समस्या की वजह से उसमें हो रहा है। अगर इसके बावजूद भी वो डीवर्मिंग करने के बाद, कृमिनाशक दवा पिलाने के बाद भी अगर रहता है तो कई ऐसे पाउडर आते हैं, जैसे गोली में भी आती है, हेल्केनॉल सॉल्ट एक की टैबलेट है, और इसके अलावा कई ऐसे आयुर्वेदिक प्रिपरेशन भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो दस्त रोधक होते हैं। उनको जो है पशु को दिया जा सकता है। बिल्कुल। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जॉनीज डिजीज का भी टेस्ट करा लें, उसमें भी इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। ट्यूबरक्लोसिस की तरह का ये एक रोग है, क्योंकि इनको बार बार दस्त की समस्या हो रही है और कृमिनाशक दवाइयां देने के बाद भी हो रही है, तो ये जॉनीज डिजीज नाम की बीमारी भी हो सकती है। जी तो संभावनाएं बहुत सारी हो सकती हैं। अब आपको बस इलाज यहाँ पर करवाना है, जांच करवानी है अपने पशु की। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो 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 नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम जी अपना सवाल पूछिए। सवाल मेरा ये है, मैं बकरी पालन करना चाहता हूँ, इसके लिए प्रशिक्षण और लोनिंग कहाँ से, किस स्थान से होती है? जी तो पशुपालन अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? बकरी पालन के लिए कहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं, और अगर ऋण की बात करें तो क्या कहेंगे आप इस पे? जी ट्रेनिंग का क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भारत सरकार का सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट है मखदूम में है, और वो बकरी पालन के अंदर उसमें बहुत सारी रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके रेगुलर चलते हैं। तो मथुरा के पास, मथुरा में भी वेटनरी कॉलेज है, वहाँ पर भी इसकी व्यवस्था है ट्रेनिंग की, और मखदूम में तो बहुत ही बेहतर ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है, उसमें जा करके वो पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आप मखदूम का यहाँ पर रुक कर सकते हैं। लोन की जैसे बात कर रहे हैं, लोन तो के लिए क्या कहेंगे? लोन के लिए ऐसा होता है कि सबसे पहले वो जो प्रोजेक्ट है उसके लिए भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब ये जाएंगे, इनको जो भी वहाँ पे पशु चिकित्सा अधिकारी या जो एक्सपर्ट्स होंगे वो इनको प्रॉपर प्रोजेक्ट बना के देंगे या उनको सिखाते हैं। इसमें प्रोजेक्ट में क्या होता है कि प्रॉपर उसकी आवास की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था किस तरह से की जाएगी, उनको कब वैक्सीन लगाई जाएगी, कौन से माह में कौन सी वैक्सीन लगाना आवश्यक है, तो इन सब चीज़ों के बाद वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ये नज़दीक के बैंक में जाके संपर्क करेंगे, और बैंक में जब सबमिट करते हैं उस रिपोर्ट को, उसके बाद जो है बैंक से इसमें लोन प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या करना है आपने, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और इसी के साथ बता दें आपको, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही लौटेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है।
फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। लगातार हमारी चर्चा जारी है कि पशुओं में ब्रुसेलोसिस का टीकाकरण कैसे करवा सकते हैं और दुधारू पशुओं में कौन कौन से प्रमुख रोग हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है। लगातार कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं और इस वक्त भी बताते रहे हमारे साथ एक हमारे पशुपालक भाई जुड़े हुए हैं। आइए जान लेते हैं क्या है उनकी समस्या। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से हमारे साथ आशीष जी फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो आशीष जी, हेलो हेलो आशीष जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश कीजिए। जैसा ही कॉल कनेक्ट होगा हम आपका सवाल सुनेंगे, समस्या का समाधान आप तक निश्चित तौर पर पहुंचाएंगे। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से बबलू तिवारी जी। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम, मेरा सवाल है कि गाय को दस्त आ रहा है और मुंह से झाग और लार आ रहा है, उसके लिए क्या उपाय है? जी, दस्त आ रहा है और मुंह से झाग और लार भी आ रहा है। डॉक्टर ठाकुर, क्या कहेंगे आप हमारे पशुपालक भाई को? देखिए, यदि दस्त आ रहा है और उसको मुंह से लार यदि आ रहा है तो एक बार वो मुंह की जांच कर लें, उसमें छाले आदि तो नहीं है। उसमें फिर पैरों पे भी छाले होते हैं ज्यादातर, तो उसको मुंहखुर रोग की संभावना हो सकती है। और इसको दस्त आ रहा है तो आजकल जो आप कह रहे थे कैटल प्लेग बात कर रहे थे, वो तो यहाँ से अबॉलिश हो गया है, देश में अब नहीं रहा है। लेकिन फिर भी दस्त आने की समस्या में या तो बार बार मैंने से पहले बताया था कि जेडी रोग हो सकता है अगर दस्त रुक ही नहीं रहा है, या फिर ये पेट में कृमि रोग जो हो जाते हैं, जो कीड़े हो जाते हैं, उसके कारण अक्सर आते हैं। या फिर लिवर कमजोर हो जाए या इस प्रकार से वो ठीक से उसे खान पान नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वो ठीक से डाइजेशन नहीं कर रहा है। या ये हरा बरसात का मौसम है, हो सकता है ये हरा चारा अधिक दे रहे हो, भैंस ये जो इनकी गाय है बिहार में वो चरने जा रही हो बार बार, तो चरने की वजह से वो सिर्फ हरा ही चारा ले रही हो और सूखा चारा उसे नहीं मिल रहा हो, तो ये भी का कारण हो सकता है। साथ को उनको कृमिनाशक दवाइयां दें और दस्त को रोकने वाली दवाइयां पशु चिकित्सक की सलाह लेके दें तो अवश्य ही इन्हें लाभ मिलेगा। मुंह में एक बार जांच कर लें कि छाले आदि तो नहीं है उसको, तो अगर छाले हैं तो उसका ग्लिसरीन वगैरह लगाएं और ध्यान रखें उसका थोड़ा सा कि मुंह में कुछ तो नहीं है, इसको उनको निश्चित लाभ इनको मिलेगा। जी बिल्कुल, तो क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। नागपुर से विशाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा ये सवाल था कि मेरी एक गाय थी जी, जो गाय ब्याहने के 2 दिन बाद ही उसकी डेथ हो गई, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? ना वो बीमार थी, ना उसने दूध कम किया था, ना कुछ, बरोबर सब उसका चल रहा था, लेकिन क्या कारण है एक्चुअली, क्या हो सकता है? ये मेरा पूछना था डॉक्टर साहब से।
जी, ब्याने के पश्चात 2 दिन पश्चात ही एकदम से मृत्यु हो जाना, क्या संभावना हो सकती है डॉक्टर शर्मा? संभावना इसमें 2-3 बीमारी ब्याने के बाद होती हैं। पहला है मिल्क फीवर, और मिल्क फीवर के लक्षण स्पेसिफिकली ये होते हैं कि पशु जो है एकदम निढाल हो जाएगा, दूध ज्यादा उसका एकदम झाड़ के निकाल दिया तो, और वो पशु जो है बिल्कुल खड़ा नहीं हो पाएगा। कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने की वजह से ये होता है, और उसके लिए ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल होता है। उसमें कैल्शियम की बोतल चढ़ानी होती है और पशु जो है बड़ी जल्दी रिकवर कर जाता है। अगर इन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं दिया तो ये कारण हो सकता है। ब्याने के बाद जो ब्याने के वक्त या कोई ना कोई जैसे बच्चे को जब उन्होंने निकाला होगा, कोई ज्यादा खींचातानी की है, या उससे संभावित कोई भी जैसे प्रोलैप्स होता है जिसमें जो बच्चेदानी है वो पूरी बाहर निकल जाती है, प्लेसेंटा जो है प्रॉपर अंदर रह गया हो, प्रॉपर निकला नहीं हो, तो गायनेकोलॉजिकल रीजन भी होते हैं, मेटाबॉलिक रीजन है जिसमें कि जैसे मैंने कैल्शियम डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी बताई, इनकी वजह से हो सकती है। लेकिन इस तरह से दूरी से बताना इस वक्त एग्जैक्टली मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मालूम चल सकता है कि उसकी डेथ का कारण क्या है। जी, तो ये कुछ संभावनाएं हैं जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये संभावनाएं हो सकती हैं जिसके चलते आपके पशु की यहाँ पर मृत्यु हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर क्या कारण रहा होगा इसके बारे में यहाँ से पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता, लेकिन संभावना ये हो सकती है। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल है। हेलो हेलो जी, लीलाराम जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। बोला थे वो कहा है कि जो बैला है ना पानी नहीं पिए, बैल है वो पानी नहीं पी रहा है। हाँ, और वो धान का जो भूसा है वो भी नहीं खाता है। धान का जो भूसा है वो भी नहीं खा रहा है, तो डॉक्टर ठाकुर क्या कहना चाहेंगे आप इन्हें? चीनी भी नहीं खाता है, चीनी भी नहीं खाता है। चीनी भी नहीं खाता है, बैल है इनका जो पानी नहीं पी रहा है, धान का चारा नहीं खा रहा है, चीनी भी नहीं खा रहा है। लीलाराम जी से मैं ये बताना चाहूंगा, एक तो कभी कभी पशु भी एक विशेष प्रकार के भोजन को कभी पसंद करते हैं। हो सकता है वो पहले से ही धान का भूसा ना खाता हो, यदि उसने अचानक इसको खाना छोड़ दिया है तो एक अलग बात है कि उसकी भूख कम हो गई है। दूसरा, वो पानी यदि नहीं पी रहा है तो बरसात का मौसम है, थोड़ा आप उसको दौड़ाइए और उसको नमक दीजिए। उसको खाने में नमक की डलियां आती हैं, अगर यदि उनको चाटता रहेगा तो उसको निश्चित रूप से प्यास लगनी शुरू होगी। और धान का भूसा बहुत ज्यादा देना भी नहीं चाहिए पशु को, वो नुकसान भी देता है, इसलिए धान का भूसा अच्छा भी नहीं होता है पशु के लिए। अगर फ्री भी खा रहा है तो उसको ज्यादा कोशिश ना करें। अब इन्होंने बताया चीनी भी नहीं खा रहा है पशु को, ज्यादातर तो गुड़ आदि दिया जाता है। ये विशेष रूप से उसकी आदत के ऊपर कह सकते हैं, इसे बीमारी नहीं कहेंगे हम निश्चित तौर पे। और उसको थोड़ी थोड़ी चीनी यदि वो देते रहेंगे या गुड़ की जगह, तो उसको आदत भी पड़ जाएगी यदि ये चीनी उसे खिलाना नहीं चाहते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि उसको गुड़ आदि दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और पानी के लिए उसके खाने में चारे पे नमक छिड़क दें या फिर नमक की डली उसकी खोर में डाल दें, तो निश्चित रूप से उसको चाटते हुए रहेगा तो उसको प्यास लगेगी और वो पानी पिएगा। जी बिल्कुल। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश से हमारे साथ ब्रिजलाल जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनकी क्या समस्या है जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी मैम जी बोल रहे हैं जी। हमारी बच्चिया को मैंने बीज डरवाया था। हाँ जी। वो 3-4 बार डरवा चुके, वो ठहर नहीं रही है, गर्भ जो है ठहर नहीं रहा है। जी क्या समस्या हो सकती है डॉक्टर शर्मा, क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली ऐसे केस को हम रिपीट ब्रीडर बोलते हैं, और बार बार जो है हीट में आएगा, ताव में आएगा पशु। इसमें हमें ये देखना जरूरी है क्या जो साइकिल है उसका 21 दिन का है, 21 दिन बाद बार बार वो आ रहा है। दूसरी चीज उसमें है कि जो लार वगैरह गिराता है हीट में जब आता है तो बिल्कुल पानी जैसी साफ है, वो बिल्कुल ऐसे लटकती हुई है। इसके अलावा उसमें अगर इन्फेक्शन है, थोड़ा सा भी पस या दही जैसा अगर वो आ रहा है तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। उसके लिए उसको 4 से 5 दिन तक इंट्रा यूट्राइन जो है बच्चेदानी में दवाई डलवानी पड़ेगी। इसके अलावा कई ऐसे न्यूट्रिशनल कारण भी होते हैं, तो मेरा ये कहना है कि मिनरल मिक्सचर है, एक 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर एक अच्छा जो है मिनरल मिक्सचर रेगुलर 50 ग्राम डेली उसको लगातार खिलाएं 21 दिन तक। कृमिनाशक दवा, पेट के कीड़े की दवा वो पिलाएं, उसको एक बार दे दें। मिनरल मिक्सचर देने के बाद उसका चेक कर लें, जो डिस्चार्ज उसका है वो अगर क्लियर नहीं है तो उसके अंदर इंट्रा यूट्राइन दवाई डलवाने की जरूरत है। ये 3 काम करेंगे तो उसका काफी कुछ उम्मीद है, वो पशु जो है रुकने के उसमें हो जाएगा। अगर इसके पश्चात भी अगर वो नहीं रुकता है तो उसकी जांच, पशु की जांच करना अति आवश्यक है, जिससे अंदर पता चल सके कि कोई हार्मोनल रीजन है या कोई ओवरी में कोई सिस्ट आ गई है या कोई ग्रोथ अंदर हो रखी है, उसके लिए जांच आवश्यक है।
जी, तो क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, रामानंद जी। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार रामानंद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? अरे मैम जी, हमने जानवर भैंसे पाल रखे हैं, दूध बढ़ाने के लिए जानकारी लेना चाह रहे हैं। किस बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं आप? दूध बढ़ाने के लिए। तो दूध बढ़ाना है। पाल रखे हैं भैंसे। जी डॉक्टर ठाकुर, दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, ये क्या कहना चाहेंगे इनको? जी, जैसा कि बार बार इस कार्यक्रम में भी बताया जा रहा है कि दूध की समस्या 2 वजह से मुख्यतः हो सकती है। एक तो पशु को उचित यानी कि संतुलित आहार न मिल रहा हो, और दूसरा उसके यदि आप संतुलित आहार यानी कि खनिज मिश्रण, हरा चारा, कंसंट्रेट यानी कि खल चूरी उचित मात्रा में दे रहे हैं, तो उसके अंदर कृमि यानी कि पेट में कीड़े हो सकते हैं, जो कि उसको उपयुक्त मात्रा में वो खनिज तत्व जो आप उसको खिला भी रहे हैं उसके शरीर को नहीं लग रहे हैं और वो नहीं बढ़ रहे हैं। तो यदि हर 3 महीने पे डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर शर्मा ने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि कुछ कृमिनाशक जो कि होते हैं वो प्रेग्नेंट या जावेन जानवरों में नहीं दिए जा सकते और कुछ दिए जा सकते हैं, तो डॉक्टर की सलाह लेकर, और कृमिनाशक दवाइयां जो है पशु के वजन अनुसार दी जाती है, क्योंकि हमारी जो गाय या भैंस होती है 3 कुंटल से लेके 6 कुंटल तक वजन की हो सकती है। तो डॉक्टर की सलाह लेके उचित मात्रा में उसको कृमिनाशक दवाइयां दें, फिर उसको साथ में पानी आदि भी उचित मात्रा में देंगे तो भी दूध बढ़ता है, और हरा चारा और संतुलित आहार देंगे तो निश्चित, और साथ में वो रक्त परजीवियों के लिए भी जांच करा लें एक बार खून की, और गोबर की जांच करा लें, पेट के कीड़ों का पता चल जाएगा। यदि वो संतुलित आहार ठीक से दे रहे हैं तो निश्चित रूप से इनको लाभ मिलेगा। जी, तो किस तरह से आपको लाभ मिल सकता है, दुग्ध उत्पादन क्षमता आप बढ़ा सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी दे दी है, और ऐसी ही अहम जानकारियां पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन अभी फिर से रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं पशुओं में ब्रुसेलोसिस टीकाकरण और दुधारू पशुओं में प्रमुख रोग और बचाव के बारे में। समय काफी कम रह गया है, अब आपको जल्दी से अपना फोन उठाना है और हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। बता दें इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और औरैया उत्तर प्रदेश से ऋषि जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एक गुजारिश, आप अपनी टीवी की आवाज कम कर दीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। हाँ। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। अपना सवाल पूछिए ऋषि जी। ये कह रहे एक बढ़िया है हमारी, वो 2-3 बार उसको सीवन डलवा चुके हैं, वो रुकती नहीं है। गर्भ जो है ठहर नहीं रहा है, यही बात अभी हमारे डॉक्टर शर्मा ने बताई थी जी।
जी क्या कहेंगे डॉक्टर शर्मा आप इनको? हाँ, रुचि नहीं है वो। जी देखिए ये जो समस्या है ये काफ़ी बड़ी समस्या है। पूरे भारत में इस समय 50% जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ये दिक्कत हो रही है। जितने भी क्रॉस ब्रेड काउज हैं, जैसे HF नस्ल की है, जर्सी नस्ल की है, ये हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं जिनका दूध उत्पादन 20 लीटर 25 लीटर 50 लीटर तक चला जाता है। तो इनके अंदर मिनरल डेफिशिएंसी की संभावना बढ़ जाती है। हमें उनको मिनरल्स की डेफिशिएंसी जो भी हो उसका हमें पूरा करना अति आवश्यक होता है। दूसरा कारण ये हो गया है कि आजकल, पहले क्या होता था कि पशु जो है चरने के लिए जाता था, तो वहां से उसकी जो मिनरल की जो डेफिशिएंसी होती थी वो पूरी हो जाती थी। आजकल की जो हमारी जो ज़मीन है वो भी डेफिशिएंट है। उसके अंदर ये एरिया वाइज होता है। अगर आप अपने इलाके के सॉइल की जांच कराएंगे किसी एग्रीकल्चर लैब से, तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट वहाँ उस एरिया में डेफिशिएंट है। तो उस जैसे इवन आयोडीन, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैंगनीज, मैग्नीशियम, ये एक एक छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है पशु के रुकने के लिए। इसलिए कृमिनाशक दवा का वो पहले पशु को दिलाएं। उसके अलावा मिनरल मिक्सचर की जो कमी है उसको पूरा करें और प्रॉपर उस पशु की जांच कराएं कि उसके अंदर कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन या कोई और हार्मोनल चेंजेस अगर उसके अंदर है तो जिसकी वजह से उसका उचित उपचार किया जा सके। जी, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के हरिद्वार से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं पवन जी, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास 2 पशु हैं, 2 गायें, एक HF है और एक साहिवाल है। जी जी, जो साहिवाल में जो दिक्कत आ रही है वो मेरे यहाँ 2 साल से वो नए दूध नहीं हो पा रही सर। जी जी जी, तो साहिवाल में समस्या आ रही है। डॉक्टर ठाकुर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि डॉक्टर शर्मा भी बार बार रिपीट ब्रीडिंग की समस्याओं के बारे में बता रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि वो, मेरा इनसे प्रश्न रहेगा कि क्या वो गर्मी में ही नहीं आ रही है, रुक नहीं पा रही है? क्या वो गर्मी दिखाती है? रुक नहीं पा रहा है, ठहर नहीं रहा है गर्भ? जी जी, टाइम पे पीरियड आया है, सब टाइम पे बोल रही है, सब काम हो रहा है, बाकी रुक नहीं पा रही। जी देखिए, बता रहे हैं कि वो बोलती तो है, तो इसमें एक विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब हम सीमन या बीज पड़वाते हैं या ये नेचुरल मेटिंग के लिए भी जाते हैं, तो जब पशु बोल रहा है तो उसके 10 से 12 घंटे के बाद उसकी मेटिंग या उसके अंदर सीमन या बीज पड़वाना चाहिए। दूसरा, ये पशु चिकित्सालय पे जाके यदि सीमन पड़वाएंगे तो ज्यादा उचित रहेगा, वहाँ अच्छी क्वालिटी का सीमन आता है। अक्सर देखने को मिलता है काफी लोग ये सीमन का कार्य आजकल करने लगे हैं, लेकिन वो कोल्ड चेन या नाइट्रोजन का सिलेंडर ठीक से नहीं रखते हैं, उनको ठीक से थॉइंग करना नहीं आता है कि वो नाइट्रोजन से निकाल के सीधे उसको गर्म पानी में डालना है, कितने गर्म पानी में डालना है। अगर यदि इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता है, थॉइंग जिसको हम बोलते हैं, तो जो बीज होता है वो नष्ट हो जाता है और वो बीज डलवाने के बाद भी गाय नहीं रुकती है। दूसरा, उसकी एक बार जांच करवा लें थोड़ा सा कि उसकी ओवरीज वगैरह जो भी उसके प्रजनन अंग है अंदर के अंदरूनी, वो ठीक है कि नहीं, कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है उसको जिसकी वजह से रुकने की समस्या आ रही है, तो ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। साथ में कृमिनाशक दवाई उसको दें और बीज समय पे बढ़वाएं, ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, आइए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ अतुल जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल हम जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आपका क्या सवाल है? हमारा ये सवाल है मैम जी, एक बढ़िया हमारी तो 2-3 दिनों से चारा कम खा रही है। जी जी, तो चारा कम खा रही है, ये समस्या है? जी मैम। जी, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर शर्मा आप? देखिए, मौसम के परिवर्तन की वजह से कई इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाता है और इसका कारण 3-4 प्रकार से हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है जैसे ये बरसात में भीग गई हो, तो बरसात में भीगने की वजह से उसको बुखार आ गया हो, तो उसका टेम्परेचर चेक करना बहुत जरूरी है, क्या उसको ताप हो रखा है। अगर आप वैसे भी चेक करे बिना भी उसके कान को एकदम जड़ से पकड़ेंगे या पूंछ को जड़ से पकड़ेंगे तो गर्म महसूस होगा, तो ये चेक कर लें उसको कोई ताप तो नहीं है, फीवर तो नहीं है, इसके अलावा कोई जुकाम वगैरह की शिकायत तो नहीं है, कोई दस्त या कोई और इस तरह की कोई भी जैसे टिम्पनी होता है, चारा जैसे चेंज करते हैं उसकी वजह से भी जो इंडाइजेशन हो जाता है और खाना पीना जो है चेंज होता है। तो इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है और उसका टेम्परेचर एक बार चेक कर लें, उसके बाद ही उसका बताया जा सकता है कि उसको क्या दिक्कत हो। जी बिल्कुल, इसी पर मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी डॉक्टर ठाकुर की भी। समय मेरे पास बहुत कम है, आप हमारे पशुपालक भाई को क्या कहना चाहेंगे?
पता है अधिकतर जो मौसम में बदलाव आता है तो बुखार की समस्या उसको हो सकती है। दूसरा, उसके पेट में यदि वो चरने जा रही है तो कभी कभी पेट में पन्नी आदि वो खा लेती है, तो जिसकी वजह से पशु को भूख कम करने लगती है। तो ये भी एक बार एक्सरे आदि से ये पता चल सकता है। बाकी अगर पेट में कीड़े हैं और उसे बुखार है तो ये एक मुख्य समस्या है। साथ में उसको नमक और खनिज तत्व दें जिससे जो की भूख बढ़ाएंगे, और विटामिन दें जो भूख बढ़ाएंगे, उसके पेट को चलाएंगे थोड़ा तो उसको भूख लगेगी। बिल्कुल, तो इस तरह से आप अपने जो पशु हैं उनकी भूख को बढ़ा सकते हैं ताकि वो संतुलित मात्रा में यहाँ पर चारा का सेवन करें। बिल्कुल डॉक्टर ठाकुर, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अहम जानकारियां आपने साझा की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को प्रणाम। जय हिंद। बिल्कुल, बहुत ही बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ डॉक्टर शर्मा का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, आप यहाँ पर आए, हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अहम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद जी। तो किसान भाइयों बहनों, आज तो आपने पशुपालन के संदर्भ में अहम जानकारियां हासिल कर ली, किस तरह से आप अपने पशुओं को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए जानकारी देते हैं आपको। अगले कार्यक्रम का विषय रहेगा फसलों में जैव उर्वरकों का प्रयोग, और साथ ही हम आपको बताने वाले हैं आलू की बुआई की तैयारी के बारे में। अहम विषय है, कोई भी सवाल है जल्दी से पहले ही हम तक पहुंचा दीजिए, मेल कीजिए हमें hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारे पेज पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। एक और जरिया है डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर 1800113060, इसका नंबर है जिस पर आप अपना सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिसे हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और साथ ही एक विशेष जानकारी आपको दे दें, हमारा ये हेलो किसान कार्यक्रम आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर क्यूआर कोड है, इसे जल्दी से स्कैन कर लीजिए और आप किसी भी समय हेलो किसान कार्यक्रम देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में मुलाकात होगी नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप उठा सकते हैं जिससे वेस्ट बंगाल के मजदूरों को फर्क पड़ा है? हमको लगता है कि पार्लियामेंट हो या राज्यसभा हो या लोकसभा हो या असेंबली हो, ये सब जगह सिर्फ ट्रेजरी बेंच के नहीं होते, ये ऑपोजिशन के लिए होते हैं। और हम सोचते हैं हमको इधर भेजवा गया ताकि हम पीपल्स वॉइस उधर उठा सके, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं पीपल्स वॉइस उठाने के लिए। देखिए हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से रामलीला। मैं आपका दोस्त राहुल बुच्चर श्री राम के किरदार में आपको अयोध्या की रामलीला में नजर आने वाला हूँ। अयोध्या जो कि श्री राम का जन्म स्थान है, इसलिए वहाँ की रामलीला का अपना एक अनूठा ही आनंद है। मैं आ रही हूँ भगवान श्री राम की पावन धरती पर अयोध्या की रामलीला में सीता का किरदार निभाने। कई नए चेहरों को लाएंगे, आपको सरप्राइज देंगे। 6 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक रोज शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आप सब भी हमारे साथ जुड़े। जय श्री राम। मिलते हैं अयोध्या जी की रामलीला में अयोध्या जी से। वैसे वास्तविक उत्सव तो मित्रकर्ण के आने के पश्चात ही मनाया जाएगा। मूर्ख पांडव समझ रहे होंगे कि ये सब भाग्य का खेल। जिसका भय था वही हुआ। क्या हुआ? ग्रीमिक हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के धुरंधर होंगे आमने सामने। दांव पर क्रिकेट के सबसे रोमांचक फॉर्मेट की बादशाहत। सुनिए T20 वर्ल्ड कप के हर रंग आकाशवाणी के संग। क्या है ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना?
कहाँ पे करवाऊं इस मिट्टी की जांच? क्या है इसके लाभ? किससे करें हम संपर्क? क्या है इसकी जांच की पूरी प्रक्रिया? जानने के लिए देखिए सरकार आपके साथ 9 अक्टूबर शाम 5:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।